Hello, my name is Ashish Sharma and this is our next lecture on electrodynamics. In this lecture, we are going to discuss characteristic of electric field of lines and then we will proceed to electric flux and then we will discuss about Gauss law. ठीक है, इससे पहले अपन ने कूलम्ब लॉ पढ़ लिया है और कूलम्ब लॉ से कुछ प्रॉब्लम्स भी अपन ने सोल्व की. ठीक है, लेकिन कूलम्ब लॉ से प्रॉब्लम जब अपन सोल्व करते हैं तो क्या हो जाता है भैया, कॉम्प्लेक्सिटी आती है, यानी कि मैथमेटिक्स ज़्यादा होता है. गाउस लॉ क्या करेगा, अगर प्रॉब्लम के अंदर सिमेट्री है, क्या है, प्रॉब्लम के अंदर सिमेट्री है तो कैलकुलेशन को कम कर देगा. ठीक है, हाँ, लेकिन कूलम्ब लॉ को कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है गाउस लॉ, बिकॉज कूलम्ब लॉ इज वैलिड एवरीवेयर. गाउस लॉ भी हर जगह वैलिड है, लेकिन जहाँ सिमेट्री नहीं है वहाँ पे उसको यूज़ करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, तो कूलम्ब लॉ हर जगह काम कर जाता है और अपन ने उसके हिसाब से अपन ने क्वेश्चन भी सोल्व किए. ठीक है, अब अपन गाउस लॉ की बात करेंगे, लेकिन गाउस लॉ से पहले अपन बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. ठीक है, तो देखो, जैसे मान लो कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, ये अपन 12th स्टैंडर्ड में ही पढ़ लेते हैं. अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है वो क्या होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से, जिसको अपन सोर्स भी कह सकते हैं. क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और बाहर की तरफ जाएगा. ठीक है, अच्छा, नेगेटिव चार्ज को सिंक कहा जाता है. क्यों, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, इन्फिनिटी से लेके उस चार्ज तक, यानी कि नेगेटिव चार्ज तक. अच्छा, तो इनकी डायरेक्शन को डिस्कस करने से पहले सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं वो वर्चुअल होती हैं, इमेजिनरी होती हैं. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को क्या किया गया है, अज्यूम किया गया है कि चार्ज के चारों तरफ क्या होंगी, फील्ड ऑफ लाइंस होंगी. असल में ऐसा कुछ नहीं है कि चार्ज से बहुत सारी फील्ड ऑफ लाइंस निकल रही हैं, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, तो सबसे जो पहली चीज आती है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आर इमेजिनरी. मतलब असल में ऐसा नहीं होता कि फील्ड ऑफ लाइंस जो है उससे इमिट होती हैं चार्ज से. तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसे होंगी, बाहर की तरफ. जैसे ये 2D है, अगर आप 3D बात करो तो बिल्कुल जो डायरेक्शन होगी वो रेडियल डायरेक्शन होगी. कैसी डायरेक्शन होगी, रेडियल. जैसे अगर यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है तो हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, ठीक है, बिल्कुल रेडियल डायरेक्शन होगी. ठीक है, अच्छा, फिर अगली बात आती है भाई कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होंगी, तो ये कह सकते हो आप इनफाइनाइट. अब आप कितनी ड्रॉ करते हो ये किस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितने आलसी हो या कितने मेहनती हो. ठीक है, ये बात कौन कहते हैं, डेविड जे ग्रिफिथ खुद अपनी बुक में लिखते हैं कि अब देखो फील्ड ऑफ लाइंस तो क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, लेकिन आप कितनी ड्रॉ करना चाहते हो ये आप पे डिपेंड करता है. पहला कि आप कितने लेजी हो और दूसरा कि आपकी पेंसिल कितनी शार्प है. ठीक है, आपकी पेंसिल जितनी ज़्यादा शार्प होगी आप उतनी फील्ड ऑफ लाइंस बना सकते हो. तो मैंने अभी इतनी ही बनाई है. ठीक है, फिर आगे कॉन्सेप्ट क्या आती है कि आपको पता है चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी. ठीक है, तो जैसे जैसे दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की जो लेंथ है वो कम करते जाते हैं. क्यों, क्योंकि ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसमें ये माना जाता है कि जो इसकी लेंथ है, जो लेंथ है वो उसके मैग्नीट्यूड को बता रहा है. तो पास, इस चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, तो मैंने ज़्यादा लेंथ का एरो बनाया है. फिर जैसे जैसे दूर जाऊँगा छोटे एरो बनाते जाऊँगा मैं. ठीक है, अच्छा, तो जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूँ एरो छोटा बना रहा हूँ, इसका मतलब जो इसकी लेंथ है एरो की वो किसको बता रही है, मैग्नीट्यूड को बता रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के. क्लियर है, ठीक है. अब जैसे बात आती है, देखो यहाँ तो मैंने फील्ड ऑफ लाइन नहीं बनाई, यहाँ पे भी नहीं बनाई, यहाँ पे भी नहीं बनाई, तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ पे है. मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि आप इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स बना सकते हो ऐसे, है ना, इनफाइनाइट. लेकिन इतनी बनाना तो बेवकूफ़ी है, हाँ, समझने के लिए इतनी बनानी मैंने. ठीक है, अच्छा, ये 2D है, 3D के अंदर मतलब इस डायरेक्शन में इस तरीके से भी होंगी. और ये बिल्कुल 12th स्टैंडर्ड टॉपिक है. फिर भी नहीं, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में टाइप करना, मैं आपको जवाब दे दूंगा.
अच्छा, अब अगर ये नेगेटिव होगा तो क्या फर्क करना है, कुछ नहीं करना है, इनके एरो अंदर की तरफ घुमा देना है। किधर घुमा देना है, अंदर की तरफ, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू इंफिनिटी। तो फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस originates from charge and head towards infinity। कहाँ तक जाएंगी, इन्फिनिटी तक जाएंगी, ठीक है। अच्छा, और ये डायरेक्शन कैसी होती है, हमेशा रेडियल, तो मैं इसको कह सकता हूँ रेडियल आउटवर्ड, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, नेगेटिव चार्ज सेंटर के लिए। अगर नेगेटिव चार्ज सेंटर हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इन्फिनिटी से चार्ज पे आएंगी, मतलब जस्ट आपको एरो क्या कर देना है, अंदर की तरफ कर देना है। तो नेगेटिव चार्ज के लिए क्या हो जाएंगी, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, infinity to the position of charge, that is radially inward, रेडियली इनवर्ड। अच्छा, अब जब इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात आई तो इसके अलावा एक और रिप्रेजेंटेशन बनाया जाता है जिसके अंदर बजाय इस तरीके के एरो के क्या किया जाता है, एक स्ट्रॉन्ग लाइन ही बना दी जाती है इस तरीके से। ठीक है, अब एक स्ट्रॉन्ग लाइन बनाई जा रही है, इसका मतलब क्या है, क्या वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गई जो भी मैं बात कर रहा था कि जैसे जैसे अपन दूर जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, उसकी लेंथ छोटी रख रहे हैं, जो क्या डिनोट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दूर जाने पे कम हो रही है। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अच्छा, तो देखो क्या ये कॉन्सेप्ट अब नहीं लग रही है लेंथ की, नहीं नहीं, अब एक दूसरे तरीके से रिप्रेजेंटेशन में बताया जाता है। वो क्या बताया जाता है कि जैसे जैसे अपन दूर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या हो रही हैं, दूर हट रही है, क्या हो रही है, दूर हट रही हैं। तो अगर आप एक एरिया यहाँ पे बनाते हो, जैसे मैं एक एरिया यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, फिर एक इतना ही एरिया यहाँ बनाता हूँ, तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो दो फील्ड ऑफ लाइंस हैं, तो आपको पता नहीं चल रहा है कि भैया यहाँ पे तो बिल्कुल जीरो फील्ड ऑफ लाइंस हो गई, लेकिन अपने क्या है, इनफाइनाइट फील्ड ऑफ लाइंस होती हैं, यानी कि यहाँ पे भी फील्ड ऑफ लाइंस है ना। तो जैसे जैसे आप दूर जाते हो वैसे वैसे फील्ड ऑफ लाइंस क्या हो जाती हैं, दूर खिसक रही हैं। यानी कि अगर आप सेम एरिया लेते हो, कितना सेम, यानी कि मान लो यूनिट एरिया ले लूँ मैं यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ से पास होने वाली जो नंबर ऑफ फील्ड ऑफ लाइंस होंगी, जैसे मैं उनको n1 कह देता हूँ और जो यहाँ से पास हो रही इसको n2 कह देता हूँ, तो हमेशा जो n1 है वो क्या होगा, n2 से ज़्यादा होगा। यानी कि नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस सेम यूनिट एरिया के अंदर क्या आएंगी, ज़्यादा आएंगी, क्योंकि दूर जाने पे दूर हट रही हैं। तो यहाँ पे इंटेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, इस तरीके से, यानी कि जिस अगर यूनिट एरिया में जहाँ पे ज़्यादा फील्ड ऑफ लाइंस गुजर रही है, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पे कम फील्ड ऑफ लाइंस गुजर रही हैं वहाँ पे क्या है, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी स्ट्रेंथ क्या है, कम है, ठीक है। तो ये नोटेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, अगर आप नज़दीक, मान लो यूनिट एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले रहा हूँ मैं, इसके नज़दीक बनाऊंगा तो ऑब्वियसली देखो यहाँ से दो फील्ड ऑफ लाइंस पास हो रही हैं, यहाँ पे एक भी नहीं हो रही है ना। अब एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, देखो बहुत सारी इन्फिनिटी होंगी ना, मैं बना देता हूँ आपको, ठीक है। तो देखो जैसे इसके अंदर यहाँ पे देखो ये सारी ऑलमोस्ट 5-6 जितनी भी लाइन्स है सारी पास हो रही है यहाँ से, लेकिन जैसे जैसे दूर गया मैं तो सेम एरिया बनाया मैंने, है ना, लेकिन फील्ड ऑफ लाइंस कम हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे फील्ड ऑफ लाइंस ज़्यादा पास हो रही है, यहाँ पे कम पास हो रही हैं, तो जहाँ पे ज़्यादा पास हो रही हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। ये इस रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, क्लियर है, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, आगे कुछ और प्रॉपर्टी पे बात अपन करते हैं
कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे मान लो यहाँ एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और यहाँ तक एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं, इस पॉइंट पे पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, अच्छा फिर उसके बाद इस रीजन में यानी कि इस इतने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और यहाँ पे क्यू पॉइंट है, उस पर वापस इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब कंटिन्यूस होगा चार्ज से लेके इन्फिनिटी तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या है? कंटिन्यूस है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आर कॉन्टिन्यूस। मतलब बीच में से नहीं होगा कि बीच में थोड़े से रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस गायब हो गई वापस बाद में आ गई, नहीं टूटेंगी नहीं है, चार से लेकर इन्फिनिटी तक लगातार जाएंगी, टिल इन्फिनिटी, अनंत तक जाएंगे भैया। तो ठीक है, ठीक है। ऐसे अगर नेगेटिव होगा तो अनंत से लेके इस चार्ज तक आएंगे, ऐसा नहीं होगा बीच में कि बीच में कहीं टूट गए, ऐसा नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है। अगली जो बात आती है वो आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्या नहीं करती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, कभी भी क्या नहीं करेंगी? इंटरसेक्ट नहीं करेंगी ये। अच्छा, इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेंगी? कोई भी आप चार्ज सिस्टम ले लो, तो जैसे अगर ये प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है, अपन तो जानते हैं कि भाई रेडियली आउटवर्ड होती हैं, तो रेडियली आउटवर्ड तो कभी पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि ये क्या कर दे, इंटरसेक्ट कर दे। जैसे मान लो अगर यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज हो रहा गया, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसे होंगी? इसकी तरफ होंगी। तो ये कुछ इस तरीके से जो है बैंड हो जाएंगे, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर इस तरीके से आपस में अट्रैक्ट होंगे, इस तरीके से फील्ड ऑफ लाइंस ये बना लेंगे। ठीक है। अच्छा, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पे किसी भी पॉइंट पे अगर मैं क्या बनाता हूँ, एक टेंजेंट बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? एक टेंजेंट बनाता हूँ। ये लो, ये टेंजेंट। तो ये जो टेंजेंट है, ये इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। किसको बताता है? डायरेक्शन को बताता है। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन टेल द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये कैसे पता चलेगा? इस पे टेंजेंट बनाने से। क्लियर है? ठीक है। अब मान लो, अपन ये मान लेते हैं कि इंटरसेक्ट कर रही हैं, अपन ऑपोजिट मान के चलते हैं। अपन क्या मान के चलते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन ये है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन ये है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। अब ये दो फील्ड ऑफ लाइंस है, मतलब दो कर्व हैं, तो अगर मैं इन पे टेंजेंट बनाता हूं तो कितने टेंजेंट आ जाएंगे? कितने टेंजेंट आ जाएंगे? दो। ये पहले के लिए और ये दूसरे के लिए। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं तो एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन आ जाएंगी? दो डायरेक्शन आ जाएंगी, जो कि क्या है? गलत बात है, कॉन्ट्राडिक्शन है। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या हो जाएंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन और एन इम्पॉसिबल इवेंट, बिकॉज if they intersect then at intersection point there will be two direction of electric field और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी और यू कैन से एन इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर है? ठीक है।
तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक ये जो चीज़ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होती है, कॉन्टिन्यूस होती है, मतलब बीच में ब्रेक नहीं होती, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला जो आता है वो आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या नहीं बनाती हैं, कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती। क्या नहीं बनाती हैं? क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं। जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस तो बनाती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या नहीं बनाती, कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस नेवर फॉर्म ए क्लोज्ड लूप। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लौट के वापस वहीं आएगी, ऐसा नहीं हो सकता है। ये कहाँ जाएगा? पॉजिटिव से इन्फिनिटी की तरफ, इन्फिनिटी से नेगेटिव की तरफ आएगा अगर नेगेटिव चार्ज। जैसे अभी यहाँ देखो, दो चार्ज सिस्टम था तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी तरफ आ जाए, मतलब कभी भी क्या नहीं बनेगा, एक क्लोज लूप नहीं बनेगा। क्लियर है? क्लोज लूप बनता है किसके लिए? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के लिए। तो जो मैक्सवेल इक्वेशंस होती हैं, बेसिकली मैक्सवेल इक्वेशंस कंटेन ऑल द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जितनी भी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है सारे की सारी कंटेन करते हैं। क्योंकि अगर क्लोज लूप बनाते हैं तो डाइवर्जेंस ऑफ ई क्या आ जाता है? जीरो हो जाता है। कितना आ जाता है? जीरो। ठीक है, जो कि आप घटनाओं में जब अपन देखते हैं, इवेंट्स में देखते हैं, तो ये बात सही नहीं है। लेकिन डाइवर्जेंस ऑफ बी कितना होता है? जीरो होता है। डाइवर्जेंस ऑफ बी क्या होता है? जीरो। अच्छा, अब इस चीज़ को अपन कैसे रिलेट कर सकते हैं कि क्लोज लूप नहीं बनाती है, ये अपन तो आगे पढ़ेंगे थोड़ा मैथमेटिकली, जब अपन किसकी बात करेंगे? गाउस लॉ की बात करेंगे, तब मैं आपको वापस से ये चीज़ रिपीट कर दूंगा कि हाँ भैया क्लोज लूप बनाएंगे तो क्या गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है। तो ये हो गई है कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की। इसके अलावा कुछ और कैरेक्टरिस्टिक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडक्टर के लिए। जैसे कंडक्टर की जो सरफेस होती है उसके लिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं, टेंजेंट में नहीं हो सकती हैं। वो क्यों होता है ऐसा? ऐसा अपन कंडक्टर के लिए एक स्पेशल लेक्चर बनाएंगे आगे, जैसे जैसे अपन चलते जाएंगे तो कंडक्टर को अलग से पढ़ेंगे, तो वहाँ पे अपन उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, नोट डाउन करना चाहो तो आप पॉज करके ले सकते हो। ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या है? वही चीज़ है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये बेसिकली ये बता रहा है कि किसी भी एरिया से अपन कितनी फील्ड ऑफ लाइंस पास हो रही हैं। ठीक है ना? अच्छा, अब देखो, अगर आप इसको 2D में देखते हो तो अगर मैं एक सर्कमफ्रेंस बनाता हूँ तो सर्कमफ्रेंस होती है 2πr। तो अगर फिल्ड ऑफ लाइंस पर यूनिट सर्कमफ्रेंस से करता हूँ मैं, तो डिवाइडेड में कितना, जैसे एक सर्कमफ्रेंस में कितनी आ रही है, जैसे मान लो एक सर्कमफ्रेंस बनाता हूँ यहाँ, है ना, आर रेडियस का, तो हो जाता है 2πr। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पास हो रही है। लेकिन ये क्या नहीं होता, 2D नहीं होता है, 3D होता है। तो 3D के अंदर क्या आएगी? आर स्क्वायर की टर्म आएगी। अगर अपन स्फेयर मान लें, अपन क्या मान लें? स्फेयर मान लें, तो 4πr² आएगा। आप आर्बिट्रेरी कोई शेप और भी लेते हो तो भी आपको पता है डिस्टेंस की स्क्वायर ही आने वाला है उसके अंदर, क्योंकि एरिया के अंदर स्क्वायर आएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? 1/r² की डिपेंडेंसी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? 1/r² की डिपेंडेंसी होती है और एरिया में r²। तो बेसिकली दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या आता है यहाँ से कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया है, उनका प्रोडक्ट कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ चार्ज जितना कंटेन है उस पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड कर रहा है? कहीं ना कहीं चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड नहीं कर रहा? कि वो कितना पास है, कितना दूर है, यानी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस दोनों कैंसिल आउट हो जाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में 1/r² होता है और एरिया के अंदर r² आएगा, बेसिक सी बात है। ठीक है, और यहीं से क्या आता है? अपना गाउस लॉ जनरेट होता है। ध्यान रखना, अगर कभी भी कुलैम्ब लॉ से क्या आया? कुलैम्ब लॉ से आया कौन? अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर कहीं कुलैम्ब लॉ वायलेट हो जाता है, इसका मतलब वहाँ पे गाउस लॉ भी क्या हो जाएगा? वायलेट हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर कुलैम्ब लॉ कहीं फेल होता है तो गाउस लॉ ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा। क्लियर है? तो अपन फ्लक्स को डिफाइन करते हैं, उसके बाद आगे अपन गाउस लॉ पे चलते हैं। तो अपन बात करते हैं किसकी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की।
तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं अपन फाई से, और आगे अपना क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा, उसका फ्लक्स भी फाई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे फाई ई लगा सकते हैं अपन, ठीक है। लेकिन जब तक मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ूंगा, अगर मैं फाई लिख रहा हूँ तो मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ही बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली अगर मैं ये भूल भी जाता हूँ तो ये फ्लक्स क्या हो जाता है, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। क्या हो जाता है, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली कोस थीटा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कोस थीटा आएगा यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आपको इसको किस तरीके से समझ सकते हैं, अगर अपन बिल्कुल सिंपल लेवल पे जाएं तो अगर मैं एक वाटर वेव्स की बात करूँ, किसकी बात करूँ, वाटर वेव्स की बात करूँ, ठीक है। अच्छा, मान लो वाटर, एक तरफ वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, और एक फ्रेम है। फ्रेम मतलब इस तरीके से, जैसे बुक है, ये बीच में से खाली जगह है लेकिन ये फ्रेम है इस तरीके से, ठीक है। तो देखो पानी इस तरफ फ्लो हो रहा है, तो अगर मैं इस फ्रेम को ऐसे रखता हूँ, यानी कि समझ लो पानी आपकी तरफ फ्लो हो रहा है, ये मान के चलो आप, तो पानी आपकी तरफ आ रहा है और ये बिल्कुल खोखला है अंदर से ना, इस तरीके से, बस इतना है। तो अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस फ्रेम में से पास होगा। जैसे मैं इसको ऐसे घुमाता जाता हूँ तो जो इस फ्रेम से निकलने वाला पानी है, जिस वाटर का जो अमाउंट है, वो कम होता चला जाएगा, और जब ऐसे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो फ्रेम से पास होने वाला वाटर है वो जीरो हो जाएगा। यही बात है। तो देखो एक चीज़ को समझो, ये जो इसमें से वाटर फ्लो हो रहा है, ये कितनी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। सबसे पहली चीज़ कि आप अपन किसको बता सकते हैं, एरिया को। इसका एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वाटर फ्लो होगा, एरिया डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ पे वाटर के लिए, जैसे मैं वाटर के लिए वेलोसिटी यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो कि वाटर की वेलोसिटी कितनी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताएगा, स्ट्रेंथ को बताएगा, ठीक है। दूसरा, ये एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है कि जो वाटर जो फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन और इस सरफेस की डायरेक्शन कैसे है। देखो ये हमेशा सरफेस की डायरेक्शन अपन कैसे लेते हैं, परपेंडिकुलर लेते हैं। वाटर आपकी तरफ फ्लो हो रहा है, मतलब वाटर फ्लो की डायरेक्शन आपकी तरफ है। अच्छा, और इस टाइम सरफेस की डायरेक्शन भी किधर है, आपकी तरफ है। मतलब जब सरफेस की डायरेक्शन और वाटर फ्लो की डायरेक्शन पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है, तो क्या हो रहा है, मैक्सिमम वाटर फ्लो हो रहा है। और इस केस में क्या होगा, सरफेस की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी और वाटर की डायरेक्शन क्या है, वाटर फ्लो की डायरेक्शन आपकी तरफ है। तो क्या होता है, 90 डिग्री एंगल हो गया। तो जब परपेंडिकुलर जब दोनों बन जाते हैं तो मिनिमम वाटर होगा, और मिनिमम कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से देखो डिपेंडेंसी पता चल जाता है कि एंगल की डिपेंडेंसी किसकी आने वाली है, कोस की डिपेंडेंसी आने वाली है। ये बहुत ही सिंपल सी कॉन्सेप्ट थी जो 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को बताया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट क्या है ये, या फिर स्केलर प्रोडक्ट कह सकते हो आप, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एलिमेंट is called electric flux, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अच्छा, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में 1/r² की डिपेंडेंसी आएगी, और ds एरिया के अंदर r² की डिपेंडेंसी आने वाली है। इसका मतलब कहीं ना कहीं डिस्टेंस पे ये डिपेंड नहीं करते हैं। और यहीं से क्या वैल्यू, किसकी वैल्यू आती है, गाउस लॉ आता है। यहीं से किसका ओरिजिन होता है, गाउस लॉ का। तो गाउस लॉ ऑफ, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख सकते हैं उसको। तो गाउस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या कहता है, क्या कहता है भैया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। ध्यान रखना क्लोज्ड लिखना जरूरी है, यहाँ पे मैंने क्लोज नहीं लिखा है। देखो क्लोज लगाने का मतलब यहाँ पे इस तरीके का एरो बन जाएगा, क्लोज है ना। अभी ये क्लोज लूप के लिए लगेगा, सॉरी क्लोज सरफेस के लिए लगेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू a closed surface is 1/epsilon times to the total enclosed चार्ज। कि किसी भी सरफेस जो कैसी है, क्लोज सरफेस है, उससे पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होगा, टोटल एनक्लोज चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होगा, गुणा होगा। यानी कि ये सिंबल किसका हो गया, क्लोज सरफेस का। तो ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ क्यू आई अपॉन एप्सलन नोट, समेशन ऑफ क्यू आई अपॉन एप्सलन नोट, टोटल एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब एक और देखो, ये डिस्क्रीट चार्ज के लिए है। अगर चार्ज कैसा डिस्क्रीट है, अगर कॉन्टिन्यूस चार्ज है
अगर चार्ज कैसा है, कॉन्टिन्यूस चार्ज है, तो ये बेसिकली एक बार ऐसे ही लिख देता हूँ मैं, और फिर समेशन क्यू आई की मैं वैल्यू लिख देता हूँ। अगर लैम्डा चार्ज डेंसिटी है तो समेशन क्यू आई कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी एल प्राइम, ठीक है। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए प्राइम। अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो कितना हो जाएगा, रो इंटू डी टो प्राइम, एंड डी टो प्राइम इज नथिंग बट वॉल्यूम एलिमेंट। तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं इजीली, कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम के लिए गाउस लॉ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका गाउस लॉ। अब गाउस लॉ जब अपन अप्लाई करते हैं तो आप ऑलरेडी सीख भी चुके होंगे, अपन एक गाउसियन सरफेस को इमेजिन करते हैं। किसको इमेजिन करते हैं, गाउसियन सरफेस बनाते हैं, ठीक है। अब देखो गाउस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स, एप्लीकेबल सभी जगह है, लेकिन यूजफुल कहाँ है, एप्लीकेबल सभी जगह है लेकिन यूजफुल कहाँ है, यूजफुल कहाँ पे है, ये जहां पे सिमेट्री होगी, जहां पे क्या होगी, सिमेट्री होगी। मेरी बात, जैसे एक नॉर्मल फावड़ा होता है ना, उससे अपन क्या कर सकते हैं, गड्ढा खोद सकते हैं। अगर आप उसे कुआं खोदोगे तो खुद तो जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर वही काम आप एक हाईटेक मशीन से करोगे तो बोरवेल बहुत जल्दी हो जाएगा। तो नॉर्मल सी बात क्या, सिमेट्री जहाँ होगी वहाँ पे गाउस लॉ यूजफुल है, अदरवाइज ये यूजफुल नहीं है। बाकी एप्लीकेबल ये सभी जगह है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो क्या हो गई कि एप्लीकेबल सभी जगह है लेकिन यूजफुल कहाँ है, सिर्फ जहाँ सिमेट्री होगी, क्लियर है। दूसरी चीज़, गाउस लॉ जब भी अपन बात करेंगे तो ये एनक्लोज चार्ज को कंटेन कर रहा है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में किसको कंटेन कर रहा है, ये किसको कंटेन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एनक्लोज चार्ज, जो उसके अंदर आ रहा है, गाउसियन सरफेस के जो अंदर आ रहा है। अगर लेकिन बाहर चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे, जो फ्लक्स होगा, ये बेसिकली बाहर के जो चार्ज है उसको भी इंफॉर्मेशन कंटेन कर लेगा। समझ में आ रही है बात। जैसे ये मान के चलो एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो, मतलब यूनिफॉर्मली पूरे वॉल्यूम के अंदर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। अब अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूँ पी के अंदर, तो मैं गाउसियन सरफेस यहाँ बनाऊंगा, क्लियर है। तो जो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो पी पॉइंट पे निकलेगा। अब ये जो मैं चार्ज लिखूंगा, ये चार्ज कौन सा लिखूंगा मैं, सिर्फ जो इस गाउसियन सरफेस के अंदर आ रहा है, सिर्फ कौन सा, जो अंदर आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, टोटल चार्ज सिस्टम की वजह से होगा। मतलब बाहर का चार्ज, यानी कि जो इसके बाहर है, ये जो रीजन है, ये इसके चार्ज का इफेक्ट भी आ जाएगा और अंदर वाले चार्ज का इफेक्ट भी आ जाएगा। तो जो इस पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस फॉर्मूले से, वो टोटल इफेक्ट होगा। जबकि यहाँ पे अपन राइट हैंड साइड में क्या यूज कर रहे हैं, सिर्फ एनक्लोज चार्ज यूज कर रहे हैं। यही क्या है, मैजिक है, ये क्या है, मैजिक है गाउस लॉ का। अदरवाइज बहुत सिंपल सी चीज थी। पहली चीज ये हो गई। अच्छा, एक और चीज क्या है कि ये हमेशा यहाँ एप्सिलॉन नॉट ही रहने वाला है, ये ध्यान रखना। अगर आप किसी मीडियम की बात कर लेते हो, जैसे अगर वैक्यूम की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, ठीक है। लेकिन मान लो अगर किसी मीडियम की बात करते हैं तो क्या गाउस लॉ बदल जाएगा, नहीं, गाउस लॉ नहीं बदलेगा। यहाँ पे तब भी क्या रहेगा, एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। ये बात और दिमाग में डाल लेना, क्लियर है। ये चार्ज ऑटोमेटिकली कंपनसेट कर लेगा। यहाँ पे आप कभी भी एप्सिलॉन नहीं लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। यानी कि गाउस लॉ क्या है, फ्री स्पेस में भी यही है और मीडियम के अंदर भी यही है। ये चार्ज ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, जो इफेक्ट आएगा मीडियम का उसको कंपनसेट कर लेगा। यहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट ही रहने वाला है। तो ये बात और एक अच्छी चीज़ है गाउस लॉ की। तो आपको बेसिकली चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, एक और एक छोटी सी चीज़ क्या आती है कि जो गाउसियन सरफेस है, उस सरफेस को अपन किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, जैसे सेंटर को मान के अपन डिज़ाइन कर रहे हैं। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो गाउसियन सरफेस है does not pass through discrete charge। जैसे 1 कूलम में कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, उससे पास नहीं होना चाहिए। गाउसियन सरफेस क्या नहीं होना चाहिए, किसी भी डिस्क्रीट चार्ज से पास नहीं होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस चार्ज से पास हो सकता है ये, लेकिन कभी भी डिस्क्रीट चार्ज से क्या नहीं हो सकता, गाउसियन सरफेस पास नहीं हो सकता है, क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गाउस लॉ जो है क्या कहना चाह रहा है उसकी बात हो गई यहाँ पे। अच्छा, अब आप कहोगे कि किस तरीके से अपन ला सकते हैं, तो बहुत सारी जो है मैथमेटिकल अप्रोच है ना।
उनमें कुछ ज़्यादा कुछ बड़ी बात है नहीं, मैं बता देता हूँ किस तरीके से अपन ला सकते हैं। ये इसकी इंटीग्रल फॉर्म है, किस तरीके से अपन इसकी डिफरेंशियल फॉर्म पे जा सकते हैं, किस तरीके से अपन गाउस लॉ से मैक्सवेल इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, उनकी अपन थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो देखो फाई क्या हो गया, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, किसके लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, क्लोज सरफेस के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, ई वेक्टर क्या होता है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्राइम स्क्वायर। ठीक है, ठीक है या फिर आर स्क्वायर, ये आर यूज कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा उसके बाद अपन ds की बात करते हैं। तो ds ये क्या, सरफेस एलिमेंट है, क्या है ये, सरफेस एलिमेंट है। अगर आपने वेक्टर अलजेब्रा पढ़ी हुई है तो ही आपको आगे ईडी समझ में आएगी, वेक्टर अलजेब्रा आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो सरफेस एलिमेंट, सिमेट्री, जैसे अगर मैं एक चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे प्लस क्यू, तो मैं सिमेट्री क्या मान सकता हूँ, कि स्फेयर मान सकता हूँ। तो स्फेयर है तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर लूंगा, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो आर फिक्स होता है, जिसमें आर फिक्स होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई आर कैप, यही होती है। ये आप कहाँ से देख सकते हो, अपने वेक्टर अलजेब्रा का लेक्चर है, ठीक है ना, प्लेलिस्ट क्रिएटेड है वेक्टर अलजेब्रा की, वहाँ पे आप जाना स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो वहाँ आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। मैं बार बार रिपीट करूँगा तो ये ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से डी एस को कितना लिख सकते हो भैया, ये लो इसको भी ये यूज़ कर लेता हूँ, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई। तो मैंने पहले भी कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा सरफेस एलिमेंट से, तो ये हो गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई। अच्छा अब बात करते हैं अपन लिमिट्स की। तो थीटा की लिमिट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए 0 से पाई होती है, ये सब आपको मिलेगा वहाँ पे, और फाई की लिमिट 0 से 2 पाई होती है। तो देखो डी फाई का करोगे तो फाई आएगा, और लिमिट रखोगे तो 2 पाई आ जाएगा। देखो मैं इसको बंद कर देता हूँ ताकि आपको अलग से दिखे ये देखो, तो डी फाई का क्या होगा फाई, और फाई के लिए लिमिट लगाओगे तो कितना का 2 पाई माइनस 0, तो 2 पाई आएगा। और साइन थीटा डी थीटा का करोगे तो साइन थीटा का कितना हो जाएगा, कोस थीटा, लेकिन माइनस कोस थीटा होगा। तो माइनस कोस थीटा करने की बजाय मैं लिमिट चेंज कर लेता हूँ, यानी कि मैं लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना देता हूँ और अपर लिमिट को लोअर बना देता हूँ। तो कोस 0 माइनस कोस पाई, कोस 0 1 माइनस कोस पाई माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई ये और ये 2, तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे अपने पास कितना आ जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डोंट फॉरगेट टू पुट दिस साइन। ठीक है, ये क्या बताता है कि क्लोज सरफेस है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो अपन ने सिमेट्री के लिए मान लिया कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इस तरीके से कर लिया। ये डिपेंड नहीं करता है कि आप कैसी भी आर्बिट्रेरी शेप ले सकते हो, ये लो यही रहने वाला है। ठीक है, अच्छा